फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल B.Ed पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग अभी कोर्स 1 का यूनिट 1, 2 देख चुके हैं, थर्ड देख रहे हैं। कोर्स 1 अर्थात चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसका 1, 2, 3 थर्ड यूनिट चल रहा है। इसी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। इसके बाद जल्दी जल्दी इस पेपर को कंप्लीट करके दूसरे पेपर में चलना है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं आज का कौन सा क्वेश्चन हमारा यूनिट 3 का क्वेश्चन है। कौन सा है? परिवार और स्कूल सामाजिक संस्था है कैसे? तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस पेपर का कि परिवार और स्कूल एक सामाजिक संस्था है कैसे, इसको डिफ़ाइन करके बताना है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि परिवार एक सामाजिक संस्था, किस प्रकार परिवार को सामाजिक संस्था का दर्जा दिया गया है वो हम देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि मानव जन्म से ही सब कुछ सीख के, कुछ भी सीख के नहीं आता है। वो जो भी सीखता है वो जन्म लेने के बाद ही सीखता है, और उसके शिक्षा का प्रथम आरंभ कहाँ से होता है? परिवार से ही होता है। तो वही यहाँ कह रहा है कि मानव जन्म से सब कुछ सीख कर नहीं आता है, चाहे वह भाषा का विकास हो या समाजीकरण। मानव का विकास जन्म के पश्चात ही मंद गति से, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, वह सीखता जाता है। समाजीकरण भी मानव के जन्म के पश्चात धीरे धीरे होने लगती है। मानव की समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है। मानव के समाजीकरण के इस कार्य में अनेक संस्थाओं एवं समूहों का विकास होता है। ये संस्थाएं समय समय पर विभिन्न बातें सिखलाती हैं। बच्चों के समाजीकरण में अनेक प्राथमिक संस्थाएं जैसे विद्यालय, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक इत्यादि कई संगठनों का योगदान होता है। बच्चों को सामाजिक बनाने में इन सब संगठन का योगदान होता है। कभी ये संस्थाएं एक दूसरे के पूरक तो कभी एक दूसरे के संघर्षकारी होते हैं, तो कभी परस्पर स्वतंत्र भी होते हैं। बालक इन संस्थाओं एवं समूहों से जितना अनुकूल रहता है, उनका समाजीकरण भी उतना ही अच्छा और सफल माना जाता है। जैसे कि जो बच्चा जितना ही अधिक धार्मिक गतिविधियों में या फिर राजनीतिक, सांस्कृतिक इन सब कार्यों में जितना ही एक्टिव रहेगा, वो उतना ही ज़्यादा समाजीकरण की ओर अग्रसर होगा, उतना ही अधिक उसका समाजीकरण होगा। वही यहाँ पे भी कह रहा है कि बालक इन संस्थाओं एवं समूहों में जितना अनुकूल रहता है, उनका समाजीकरण भी उतना ही अच्छा और सफल माना जाता है। हम यहाँ समाजीकरण में परिवार की भूमिका संस्था के रूप में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? परिवार एक सामाजिक संस्था किस प्रकार है वो देख रहे हैं। तो वही यहाँ अब परिवार का मेन हम देखते हैं पॉइंट कि हम सभी जानते हैं कि समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम बालक परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। परिवार में उसे रीति रिवाज, लोकाचार, प्रथाओं, संस्कृतियों का ज्ञान कराया जाता है। यानी समय और महत्व की दृष्टि से परिवार समाजीकरण करने वाली प्राथमिक संस्था है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे कुछ भी नहीं आता है। वो बोलना या फिर एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे तालमेल करना है, ये सब कुछ वो परिवार में ही सीखता है सर्वप्रथम। इसलिए परिवार को समाजीकरण की प्राथमिक संस्था भी कहा गया है। चूँकि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, ये तो हर किसी का परिवार होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक संस्था कहा गया है। अतः संसार के सभी समाजों में समाजीकरण का यह आधारभूत संस्था है। तो परिवार को क्या क्या कहा गया है? समाजीकरण करने की प्राथमिक संस्था कहा गया है, इसे सार्वभौमिक संस्था भी कहा गया है, तथा समाजीकरण का आधारभूत संस्था भी कहा गया है परिवार को। अतः समाजीकरण के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है हमारा परिवार। हम परिवार से ही समाजीकरण सीखना आरंभ कर देते हैं। एक शिक्षाविद हैं जोल्डिच नाम के, जिन्होंने 56 समाजों का मानव शास्त्रीय अध्ययन किया और उसके उपरांत उन्होंने समाजीकरण में माता एवं पिता की भूमिका का पता लगाया। उनके अनुसार सभी समाजों में पिता एक साधक नेतृत्व तथा माता भावनात्मक नेतृत्व प्रदान करती है। साधक नेता के रूप में पिता ही खेत एवं व्यवसाय का मालिक होता है, आखेट में अगुवा होता है। सभी शिकायतें उसी के पास आती है, वही उसका निर्णय करता है और बच्चों को दंड देता है। पिता ही बच्चों को अनुशासन एवं नियंत्रण में रखता है।
वही परिवार में माता पिता का क्या क्या कार्य हो गया कि वो आपका जितना भी साधन का व्यवस्था होगा वो सब पिता ही करते हैं। या फिर कहीं आपको कहीं जाना है, यहाँ आखेट बोला है तो आखेट से अभी के समय में हम आशा करेंगे जैसे कि बाहर हम गए कहीं और कुछ भी सीखना हो तो वो सिखाने में सबसे पहले पिता ही हमको बतलाते हैं कि इसको ऐसे देखो और इस पहले ये काम करना है। तो ये सब घर के बाहर का जो भी जिम्मेदारी होता है वो पिता ही संभालते हैं और वही हमको सिखलाते हैं। इसीलिए उनको यहाँ आखेट कहा गया। पहले के समय में आखेट होता था, इसलिए इसे आखेट भी कहा गया है। यहाँ पे खेतों में जो काम होता है या फिर कोई व्यवसाय होता है तो उसका भी मालिक पिता को ही माना गया है। तो इस तरह ये सब पिता का कार्य हो गया। वहीं माता का क्या कहा गया है कि माता जो है सो बच्चे के लिए भावात्मक भूमिका निभाती है। वह परिवार में मध्यस्थता करती है। जब आपका किसी से कोई बहस हो जाएगा या फिर कहीं मामला अटकने लगेगा तो बीच में माता ही पढ़ के सबको सुलझाती है। वही यहाँ कह रहा है कि माता परिवार में मध्यस्थता का काम करती है, समझौता करवाती है। जब आप अपने भाई बहन में झगड़ा कर लेते हैं या फिर बच्चे जब झगड़ते हैं तो उनमें सुलह कराने का कार्य माता ही करती है। इसीलिए उनको मध्यस्थता कहा गया है कि मध्यस्थता करने वाली होती है माता। माता का व्यवहार बच्चों के प्रति स्नेहमय, घनिष्ठ, हितैषी और भावपूर्ण होता है। वह उदार तथा दंड नहीं देने वाली होती है। पुत्र सदैव पिता की तरह और पुत्री सदैव माता के समान बनना चाहती है। इस प्रकार बच्चों पर माता पिता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार के अन्य सदस्यों जैसे भाई बहन, दादा दादी का बच्चों के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सदस्यों के पारस्परिक प्रेम, सहयोग, अधिकार, बलिदान, सेवा, कर्तव्य निष्ठा आदि से बच्चों में सगुण उत्पन्न होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सदस्यों के पारिवारिक प्रेम, सहयोग। आप परिवार में देखते होइएगा कि भले आप अपने भाई बहन में झगड़ लें, लेकिन ज़रा सा भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत झगड़ा भूल के हम उसका हेल्प करने पहुँच जाते हैं। वही यहाँ कह रहा है कि ये सब चीज़ समाजीकरण का जो ये प्रेम और सहयोग की भावना है हम परिवार से ही सीखते हैं। तो सदस्यों के पारस्परिक प्रेम, सहयोग, अधिकार, बलिदान, सेवा, कर्तव्य निष्ठा आदि से बच्चों में सगुण उत्पन्न होते हैं। इसी तरह परिवार में छोटे एवं बड़े आयु के भी सदस्य होते हैं। छोटे बड़े के प्रति अधिकार एवं छोटे को बड़े के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, जिससे बच्चा भी ग्रहण करता है। जिस परिवार में अधिकारों एवं कर्तव्यों का सुंदर समन्वय पाया जाता है उस परिवार के बच्चे के भी समाजीकरण अच्छी होती है। परिवार के सहयोग एवं भावनात्मक पर्यावरण बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही परिवार में जो बच्चे देखते हैं कि कैसे सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये सब बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जिस परिवार में आपसी सहयोग नहीं हो, लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए नहीं हो, तो वैसे बच्चे बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के या फिर उनका व्यक्तित्व और सहयोगात्मक परिवार के बच्चों के व्यक्तित्व में आपको बहुत फ़र्क देखने को मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि परिवार के सहयोग एवं भावनात्मक पर्यावरण बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे वही देखेंगे, जैसा देखेंगे उनके दिमाग में वैसा ही बैठते जाएगा। कभी कभी बच्चों को उचित एवं अनुचित कार्य के लिए पुरस्कार एवं दंड भी दिए जाते हैं, जिसके आधार पर बच्चा उचित एवं अनुचित में भेदभाव करना सीखता है। परिवार में बच्चा जो कुछ भी सीखता है वह उसके जीवन की स्थायी पूंजी होती है। भाषा का प्रयोग भी बच्चा परिवार में ही सीखता है। अतः परिवार में भिन्न प्रकार की रुचि लेने वाले सदस्य होते हैं। परिवार में कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति को अपनाते हैं। यानी निष्कर्षतः परिवार के सदस्य ही बालकों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जिस तरह परिवार के सदस्य होंगे उसी के अनुरूप बालक का समाजीकरण होगा। यही ऊपर में अभी बताया गया है कि परिवार में अगर लड़ने झगड़ने वाले होंगे परिवार के सदस्य तो बच्चे भी उसी प्रकार के बनेंगे, उनका भी व्यक्तित्व उसी तरह का बनेगा। अगर आपसी सहयोग प्रेम पूर्वक रहने वाले भावनात्मक रूप से जुड़े हुए परिवार के सदस्य होंगे तो बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे, उनका भी व्यक्तित्व उसी प्रकार का बनेगा। अब आइए हम देखेंगे
कि स्कूल एक सामाजिक संस्था है किस प्रकार से, तो इसके बारे में हम देखते हैं। समाज अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विद्यालय की स्थापना करता है। समाज ही शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है, पाठ्यक्रम को नए समाज की मांग को देखते हुए निर्माण करता है और शिक्षण पद्धति को प्रभावशाली बनाने का कोशिश करता है। समाज का उद्देश्य होता है कि सभी बच्चे अपने संस्कृति को उन्नतशील बनाने के लिए एक रोजगारपरक और सामाजिक जीवन प्राप्त करते हुए समाज की सेवा करें। विद्यालय सामाजिक संस्कृति को संरक्षण और हस्तांतरित करता है। विद्यालय वह संस्थान है जो सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए नए आविष्कार और नए मूल्यों को विकसित करके अपने संस्कृति में चार चांद लगाते हैं। जिस प्रकार समाज का स्कूल पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार स्कूल का समाज पर प्रभाव पड़ता है। समाज और स्कूल एक दूसरे पर निर्भर हैं, अर्थात इन दोनों को एक दूसरे का पूरक भी कहा जा सकता है। स्कूल का समाज पर प्रभाव निम्न दशाओं में दिखाई देता है, जैसे कि सामाजिक विरासत का संरक्षण। स्कूल जो है वो हमारे सामाजिक विरासत का संरक्षण माना जाता है, संरक्षक। समाज का राजनीतिक विकास, ये भी विद्यालय में ही सीखा जाता है। समाज का आर्थिक विकास, जब अगर विद्यालय नहीं हो, कोई बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो फिर वो आर्थिक विकास या व्यवसाय से संबंधित उन्हें कोई जानकारी भी नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसलिए समाज का आर्थिक विकास भी विद्यालय से ही सिखाया जाता है। सामाजिक नियंत्रण, बच्चे विद्यालय में एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, किस काम में कौन मदद करेगा, अगर किसी विषय में कोई छात्र कमज़ोर है तो उसकी सहायता करके उसकी मदद करना, ये सब वहीं पे विद्यालय में ही सिखलाया जाता है। तो इसलिए इसे सामाजिक नियंत्रण भी कैसे करना है, नियंत्रण एक दूसरे को, ये भी सिखलाया जाता है। जैसे कि जब कोई खेल का कार्यक्रम करवाया जाता है विद्यालय में, तो जो ग्रुप होते हैं उसका लीडर कैसे अपने सारे टीम को एक करके रखता है, तो नियंत्रण करना यहीं सिखलाया जाता है। इसलिए इसे सामाजिक नियंत्रण भी कहा गया है, नियंत्रक। सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन है वो भी विद्यालय से ही आता है। सामाजिक भावना की जागृति, ये तो ऑब्वियस बात है कि छात्र जब विद्यालय में एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनमें आपसी सहयोग की भावना आती है, एक दूसरे के साथ कैसे आगे निकल जाने की भावना आती है। तो ये सब जो भावना है वो सब विद्यालय में ही बच्चों में आरंभ होती है। सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार का भी एक बहुत बड़ा श्रेय विद्यालय को जाता है। कि जैसे देख लीजिए कि समाज में है बहुत से लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे पे उलझे रहते हैं, तो वो विद्यालय ही है जहाँ सबको समभाव की शिक्षा दी जाती है कि यहाँ न कोई जाति है न कोई धर्म है, सब एक है, सब छात्र है। तो वही सामाजिक सुधार का भी वहीं से सिखलाया जाता है, विद्यालय से ही। और आपका अंतिम 8वां क्या है, बालक का समाजीकरण। परिवार के बाद अगर संपूर्ण समाजीकरण बालक का कहीं होता है तो वो विद्यालय ही है, क्योंकि बच्चे बचपन से 0 से लेकर 6 वर्ष तक तो अपने घर परिवार में ही समाजीकरण का जो भी सीखते हैं, लेकिन उनके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है 6 से लेकर 12 वर्ष, वो उनका विद्यालय में ही बीतता है। इसलिए हम विद्यालय को बालक के समाजीकरण का सबसे बड़ा श्रेय दे सकते हैं कि समाजीकरण का ये संस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ यूनिट 3 का। तो आप देख लीजिएगा और जल्दी ही हम यूनिट 4 और 5 कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेपर शुरू करेंगे। और अभी लेसन प्लान का भी वीडियो हम बीच में लाते जाएंगे ताकि वो भी बच्चे कंप्लीट करते जाएं। वो तो आप लोगों के लिए नहीं है, जिनके लिए वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो यूनिट 4 का जल्दी ही लेकर आते हैं। तब तक आप लोग इसको देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।